तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम बताएंगे क्या कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, या क्वेश्चन आपके एग्जाम में 95% आने वाले हैं या 95% आने के चांसेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो जानकारी अगर आपको लेना है तो एसकेएम स्टडी, क्या SKMstudy.com करके आपकी वेबसाइट है, जहां से जाकर के आपको जुड़ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धारिता का मात्रक है? यानी ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? ऐसा कौन सा है जो धारिता का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट। तो देखिए आप सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी आंसर इसमें देना है कि धारिता का मात्रक कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। चार ऑप्शन, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर हम धारिता की बात करें, धारिता का जो मात्रक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या होता है? CV। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। तो Q का आवेश का मात्रक कूलाम और V यानी वोल्ट का मात्रक, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको देख रहे हैं तो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी बिंदु आवेश पर, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। ठीक है, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल आपको लगेगा वह बल किस पर निर्भर करेगा? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसमें भी हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आ जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। किसके साथ? विभव V दूरी r के साथ परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या V इज r पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहें, मान लीजिए कोई हमारा E बराबर 0 तीव्रता वाले जो वैद्युत का क्षेत्र है उसमें क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही 0 हो जाएगी तो उसमें विभव जो होगा उसमें उसको R पर निर्भर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? V R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी, किसमें? रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को, किसको? वेक्टर पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य। इसको जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसमें द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा? PE/2 या 2PE या PE या √2PE। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? PE। ठीक है, तो PE हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग आंसर इसका भी दीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या एम्पीयर मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या हेनरी। तो यहाँ अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आंसर छाप देना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर इसके आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? एम्पीयर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर, क्या अगर हम बात करें इसमें, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं या कहते हैं? तो चुंबकीय याम्योत्तर और अगर हम बात करें भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, किसकी? भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, नति कोण, द्विकपात कोण, ध्रुवण कोण, या क्रांतिक कोण। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्विकपात कोण। क्या हो जाएगा? द्विकपात कोण। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, स्थान है, किसी स्थान पर नति कोण, जो हमारा नति कोण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक है, तथा ऊर्ध्व घटक के बीच जो संबंध है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इसके बीच जो संबंध है वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? V/H। क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? V/H, जहाँ थीटा क्या है? नति कोण है। थीटा क्या है? नति कोण है। ठीक है, अगर v बराबर बात करेंगे, v बराबर क्या है? BE साइन थीटा। क्या है? BE साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? यह ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। अगर 36 घटक की बात करेंगे तो BE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ BE क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी पतले प्रिज्म द्वारा, किसके द्वारा? किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, या उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर? किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, क्या? उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन डेल्टा m बराबर क्या होता है? n-1 इंटू ए। क्या होता है? डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। ठीक है, अगर कोणीय विक्षेपण के लिए बात करेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? NV माइनस NR इंटू ए। क्या हो जाएगा? NV माइनस NR इंटू ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जहां NV तथा NR क्रमशः क्या है? बैगनी व लाल रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच की अपवर्तनांक है। ये क्या है? बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए क्या है? प्रिज्म के कांच की अपवर्तनांक है, तथा ए प्रिज्म का क्या है? कोण है। ए प्रिज्म का है? कोण है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। किसकी? यहाँ पर आपको लिखना है कार्यफलन की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो कार्यफलन की परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह न्यूनतम प्रकाश, क्या? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, किससे? किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यफलन की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, कोई हमारा क्या है? धातु का पृष्ठ है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। किससे? W से व्यक्त करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? h/0 अथवा W बराबर hc/λ0। क्या हो जाएगा? hc/λ0। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है?
तो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वह क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर, किसको, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे दो हल्के नाभिक, ठीक है, दो हल्के नाभिक जुड़ करके या संयुक्त होकर के भारी नाभिक जब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अगर याद हो सके तो याद कर लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान, जो संलयन यानी जब क्रिया होती है, जब दो नाभिक जुड़ते हैं आपस में, तो उससे जो हमारी अगर हम बात करें, उससे जो हमारा क्या होगा, जो प्रक्रिया होगी, तो द्रव्यमान जो होगा मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होगा। जो मूल आपके नाभिक हैं, ठीक है, उनकी जो द्रव्यमान है उससे क्या होगा, योग से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य, इस अंतर की जो तुल्य ऊर्जा है इस प्रक्रिया में क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में क्या होगी, हमारी क्या होगी, मुक्त होगी। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण तौर पर अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना आपके लिए। ठीक है, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम, जिसे आप क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, 1s2 के दो नाभिकों के संलयन को, इसके दो नाभिक के जो संलयन है, संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कौन से समीकरण द्वारा, 1s2 प्लस 1s2, जब इसके देखिए करेंगे तो 1s3 बनाएगा प्लस s2 प्लस 4.0 मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपको निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1s2 है, देखिए यहाँ पर 1s3 प्लस 1s2 बनाएगा प्लस इतनी ऊर्जा आपको बाहर निकलेगा। ये हमारा ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम में बनाएगा क्या, ट्राइटियम बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन आपको निकालेगा और 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः अब देखिए जो संलयन की क्रिया है बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुनः ट्राइटियम जो है, पुनः ट्राइटियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1s3 प्लस 1s2, जब ये क्रिया करेगा 2he4 प्लस 0n1 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। तो ये पूरा नाभिकन संलयन की अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। कुछ आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी होंगे जिसको आपको आंसर देना होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न जिसको आपको उत्तर देना है। ठीक है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है वह कौन सी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवण के कारण। क्या हो जाएगा, ध्रुवण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर, किस पर, अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण होगा। ठीक है, किसके लिए, आपतित प्रकाश के लिए जो ध्रुवण कोण होगा क्या होगा, साइन इनवर्स इंटू n, tan इनवर्स n, cos इनवर्स n या tan इनवर्स 1/n। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे पास, आप सभी लोग इसका आंसर छाप दीजिए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, ठीक है, वह कौन सी है। तो जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन सी घटना है। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, तो आई होप आप मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों पसंद आते आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।